दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1227 दिन हो गए हैं। कुछ खास बातें भी हैं इसके साथ साथ जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से पुतिन और ट्रंप के बीच जो टेलीफोन की बातें हुई हैं उसकी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले ग्राउंड सिचुएशन क्या है मैं बता दूं। दक्षिण में यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिक कामियांस्का में केंद्र से भी आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं और 80% क्षेत्र पे कब्जा कर चुके हैं। इससे पूर्व में यानी जापोरिजिया के अंदर में ही गुलियाई पोल में ज़बरदस्त काउंटर रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स आक्रमण हो रहे हैं और इसमें काफ़ी संख्या में दोनों तरफ से सैनिकों के ऑफिसर, ऊंचे रैंक के मेजर जनरल रैंक तक भी मारे गए हैं, जिसको खुद ब खुद जेलेंस्की ने कहा है और उधर से फोटो भी आए हैं जो दोनों तरफ से मारे गए। अब आते हैं पूर्व में पुक्रोवस्क में। पुक्रोवस्क के दक्षिण यानी शाखोवस्की और ग्रोदोवस्काया क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने राजीनो नामक जगह पर कब्जा कर लिया है और मिरने से आगे बढ़ रहे हैं। मैं केवल प्रमुख जो बातें हैं रूसी की करूंगा। तोरेस्क के दक्षिण और पश्चिम से और उत्तर से भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरा पोक्रोवस्क तोरेस्क और यहाँ तक कि चासिव यार से भी इनकी कोशिश है कि पोक्रोवस्क को छोड़कर उसको उत्तर पूर्व और पश्चिम यानी चारों तरफ से घेरे और सीधे के सीधे उस पर आक्रमण ना करें, और इसके लिए कॉन्स्टांटिन्यूका की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जहाँ तक चासिव यार की बात है, शेवचेंको में ये लोग 90% तकरीबन कब्जा कर चुके हैं और रूसियों का बाकी जगहों में भी जबरदस्त आक्रमण जारी है। वह है लेवानेवस्की, यूजनी, स्टोपोचकी बहुत दिनों से यूक्रेन ने अभी भी नहीं छोड़ा है, जबरदस्त लड़ाई जारी है। हालांकि यह भी कहना आवश्यक होगा कि जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंट है यूक्रेनियन आर्मी का, बहुत ज़बरदस्त है। ड्रोन्स, रॉकेट्स, हाइमर्स और बहुत ही ज़बरदस्त इनका कंक्रीट जो डिफेंस लाइन है ज़मीन के अंदर जो उन्होंने बनाया, उसको तोड़ना आसान नहीं है। फिर भी रूसी सैनिक यहाँ से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में यानी दक्षिण से पश्चिमी पूरे के पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और वह माइकोलेवका के उत्तर में भी पहुंच चुके हैं। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्कोव क्षेत्र में। यहाँ पे इन लोगों ने जो काउंटर अटैक यूक्रेन ने किया, वापस इन्हें हटना पड़ा है और यूक्रेन ने यहाँ पे जाग्रीजो नामक क्षेत्र में जो स्वातो यानी तकरीबन मध्य में पड़ेगा, लाइमान और ऊपर में कुपियांस्क के क्षेत्र के बीच में, वहाँ पे इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है और नोवा क्रुग्ल्याकोवका में भी इनका तकरीबन कब्जा है। ये सब क्षेत्र जो है सो ऑस्किल नदी के पूर्व में है। इसके बावजूद रूसी सैनिकों ने दवोरिकना यानी कुपियांस्क के उत्तर पूर्व में मिलो नामक जगह पर कब्जा कर लिया है। ये जो आगे पीछे थोड़ा बीच में हो रहा है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव होता है और रूसियों को पीछे हटना पड़ता है, वह छोटी मोटी घटना है। प्रमुखता यह है कि रूसी सैनिक आगे बढ़ रही हैं और हर 1-2 दिन के अंदर में 1 या 2 छोटे और बड़े गांव शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। जहाँ तक खार्कोव के उत्तर की बात है, वो चांस में थोड़ी सी बढ़त इनको फिर मिली है। उसके दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में, सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिक टेटकिनो, जहाँ पर पिछले करीब 1.5-2 महीने से यूक्रेन के सैनिक बारंबार काउंटर अटैक कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़े हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशन की बात है, दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बताऊं कि तुर्की ने भी एक सेंटर बना हुआ है। उसने रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट में ड्रोन सप्लाई करने का हब सेंटर बनाया है, उसमें ज्वाइन किया। उसमें कुल 20 देश हैं प्रमुख रूप से। हालांकि कहें यह लातविया में ही मतलब हुआ, छोटा सा देश है और उनको मौका मिल रहा है यहाँ के बुर्जुआ वर्ग को दिखाने का कि देखो कितने बड़े चीज़ हो गए हैं। और साथ साथ बड़े रूप में देखें तो यूक्रेन तो है ही है, यूके, ऑस्ट्रिया, इटली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सभी उसमें घुसे पड़े हैं, जर्मनी, और ये सारे देश
बना रहे हैं, ताकि पूरी कोशिश है कि रूस, जो कि ड्रोन्स मामले में काफ़ी तेज़ी से यूक्रेन और इनके सहायक देशों जो तकरीबन 50 हैं, जिसमें यूएसए भी है, उसको पीछे छोड़ता हुआ पिछले वर्ष में 5 गुना ज़्यादा बना रहा है। मैं यह कल भी बता चुका था। और उसको काउंटर करने के लिए इसमें यह भी शामिल है, जहाँ तक तुर्की की बात है, इस्लाम देश का नेता बनने की कोशिश करता है और वह अपने आप को ईरान के खिलाफ भी बड़ा देश, मजबूत देश बनाने की बात करता है, और यूक्रेन रशिया के बीच में संधि की बात करता है। चुपके चुपके वो सारा काम करता है जिससे रूस को पूरी तरह से हराया जा सके। फलस्तीन इजराइल के बारे में हल्का सा, जहां तक यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने छुप के कई न्यूज़ चैनल को बताया है कि उनके कलीग्स जो हैं वो बिल्कुल गंवार, अनपढ़ हैं, और उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, और एक तरह से डेथ ट्रैप बनाया हुआ है जो इजराइल और अमेरिका की मदद से बनाया हुआ, ताकि डेथ ट्रैप होता है जैसे चूहे को फंसाने के लिए उसके अंदर रोटी आटा का कुछ टुकड़ा रखते हैं, चूहा आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। ये बेचारे पैलेस्टीनियंस, उनके बच्चे, औरत, ये आते हैं वहाँ भोजन के लिए, और उन पे ये लोग स्टन गन चलाते हैं, अश्रु गैस चलाते हैं, मिर्ची भरा जब पाउडर होता है उसको चलाते हैं, यहाँ तक कि गोली भी चलाते हैं, उनको मारते हैं। यह बड़ी ही भयानक स्थिति है वहाँ पे। इस बीच में इराक के कुर्दिस्तान में इरबिल में बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोशन हुआ है। बेसिकली वहाँ अमेरिका का मिलिट्री बेस है। कितने घायल हुए हैं, क्या हुए हैं, यह मुझे अभी बहुत डिटेल में नहीं पता है, लेकिन ये घटनाएं घटी हैं। पिछले महीने या उसके इर्द गिर्द में तकरीबन 100 से अधिक इजरायली सैनिक गजा में मारे गए। यानी हमास का प्रतिरोध बहुत ज़बरदस्त है। जिस हमास को ख़त्म करने के लिए ये लोग 1 वर्ष अधिक लड़ रहे हैं, और पूरी तमन्ना है नेतान्याहू की हमास को ख़त्म कर देंगे, ईरान में उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर देंगे। मुख्य कारण है कि जिस दिन ये बंद होता है, कोर्ट ने उसको समन देना है, इनको कोर्ट में आना है या ना आना है। इनकार करते हैं तो जेल के अंदर जाएंगे अपने बेटे और बीवी के साथ। और यहाँ की जो जियानोवादी यानी जियोनिस्ट रिजीम है वह बड़ी ही भयानक स्थिति में पहुँच गई। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे भी, जो कि पूरी तरह से इनके साथ है, वहाँ के भी कोर्ट ने कहा है कि इजराइल का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि हम यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं या यहूदियों के खिलाफ प्रकल्प, प्रवचना या प्रोपेगेंडा नहीं है। अब फिर से यूक्रेन के ऊपर आते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जब वो यूरोपियन दौरे पर थे 2 दिन के लिए, और यूरोपियन के टॉप डिप्लोमेट से जब बातें कर रहे हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल हेड हैं मिसेस काजा कलास, उनसे बात करने में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजिंग यानी चीन यह नहीं बर्दाश्त कर सकता है या उसके हक में नहीं है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन से हार जाए, क्योंकि यदि रूस हार जाता है तो अमेरिका का अगला कदम पूर्ण रूप से चीन के खिलाफ होगा। उन्होंने ताइवान के बारे में ना की, लेकिन ट्रंप पहले अपने राष्ट्रपति काल में और इस बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य जो मागा है वह निश्चित रूप से चीन के बढ़ते हुए कदम, जो निवेश पूंजी या फिनांस कैपिटल पूरी दुनिया में छा रहा है और अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको काउंटर करेंगे। ये चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन सीधे की सीधे वह रूस की मदद नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक या मिलिट्री रूप से रूस की मदद कर रहे हैं उसके युद्ध में। उन्होंने कहा कि ऐसा करते तो बहुत पहले युद्ध समाप्त हो जाता। तो भैया क्यों नहीं कर रहे? कहने के लिए आप एक समाजवादी देश है, जो कि स्पष्टतः दिख रहा है कि आप एक समाजवादी नहीं, आप एक पूंजीवादी देश है और साम्राज्यवादी इच्छाएं हैं। अमेरिका को पीछे करने की तमन्ना है, जो कि आप 2050 तक करने की आपकी तमन्नाएं हैं। इस बीच में मॉस्को ने ऑफिशियली अफगानिस्तान को, यानी इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिक मान्यता दे दी है और उनके साथ उनकी नॉर्मल संबंध शुरू हो गए। अब आते हैं पुतिन और ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत, जो करीब 1 घंटा चला है, और उसमें सबसे पहले ट्रंप ने कहा है कि उनका जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वह सीनेट के द्वारा पास हो गया। उनकी बहुत तमन्ना है, जिसके कारण एलॉन मस्क से बहुत ज़बरदस्त उनका विरोध भी चल रहा है, क्योंकि
उससे अमेरिकी राष्ट्र के जो कर्ज हैं वह 3 ट्रिलियन यानी 3 खरब डॉलर और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है उनके आगे आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे, और साथ यह भी दिखा है कि उनके स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनाने में ट्रंप का रशियन फेडरेशन का भी हाथ है। वह कैसे है क्या है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से यह है कि 1863-1861 के आसपास जब वह वहाँ पे युद्ध चल रहा था, एक तरह से कहें तो अंदरूनी मामला चल रहा था स्लेव के खिलाफ, स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ, नॉट स्लेव के खिलाफ, गलत बोला मैंने। और उसमें उस समय के बड़े फ्रेंच और ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट पावर चाहते थे कि रूसी सैनिक भी आके उसको दबा दे। रूस ने मना कर दिया, बल्कि सपोर्ट किया, बल्कि रूस में उस समय सर्फडम जो था, किसानों ने जो सर्फ पे ऊपर कब्जा किया हुआ था, रैयतदारी या जो भी हिंदी में शब्द कहते हैं, मैं बहुत इसमें स्पष्ट नहीं हूँ, तो यह भी कर रखा था। तो उन्होंने पाया कि जो अमेरिका कर रहा है वही हो रहा है जो रूस कर रहा है। चलिए जो भी हो, उसके हम इतिहास में ज़्यादा ना जाएं। उसके बाद से उन्होंने मुख्य रूप से जो बातें की वो ईरान और मिडिल ईस्ट के ऊपर में है, और पुतिन ने कहा है कि इसका सॉल्यूशन डिप्लोमेटिक तरीके से होना चाहिए। पुतिन ने आगे कहा है कि रूस जो है सो अपने लक्ष्य से नहीं हटेगा। यह उस पर चर्चा हुई है कि ट्रंप का कहना है कि जैसे भी युद्ध रोके, और इसका कारण बताएं कि जब तक उन कारणों का खात्मा ना कर देगा रशिया जिसके कारण यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, तब तक यह लड़ाई नहीं बंद होगा। वो क्या कारण है? मुख्य रूप से यह है कि नेटो जो अपना पूर्व दिशा में बढ़ रहा है, पश्चिम से पूर्व में बढ़ रहा है, कई देशों में जैसे मोल्दोवा, आर्मेनिया, यहाँ तक कि अजरबैजान और दूसरे देशों कईयों को नेटो का सदस्य बना चुका है। यूएसएसआर के टूटने के बाद से उसके 1 दर्जन के आसपास नेटो के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य बन गए। वह नहीं खत्म होता है, यूक्रेन में नेटो नहीं घुसेगा, यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, और वो क्षेत्र जो कि रूसी भाषाई लोग रहते हैं, रूसी संस्कृति के लोग रहते हैं, रूस के लोग रहते हैं, वह इनके अपने होंगे जहां इन्होंने चुनाव करवाए थे, जैसे जापोरिजिया, खार्किव, खारसों और ये सब अन्य राज्य, ओब्लास्ट जिसको कहते हैं। और इस पे पुतिन का कहना है कि इससे खुश नहीं है इस बात से जहां तक यूक्रेन की बात है, क्योंकि जब तक पुतिन या रूस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक युद्ध नहीं बंद होगा, और उनका गोल तब तक समाप्त नहीं होगा, या कब तक होगा या नहीं मालूम है। और जिसके विरोध में यूके, जर्मनी, फ्रांस और आगे जो एंटेटे जो इन्होंने बना रखी है, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यदि यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, यूक्रेन खत्म हो जाता है, ये लोग युद्ध में शामिल होते हैं, तो रूस उनको भी हराने की कोशिश करेगा। यहाँ पे पुतिन की समझ जो भी हो, लेकिन यूक्रेन से संबंधित ट्रंप की समझ सही है, और वह कहते हैं ट्रंप कि हम इस युद्ध में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि जो नहीं कहते हैं उन्हें डर है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा तो क्या होगा। साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि अभी प्लान्ड मीटिंग दोनों के बीच में अभी तय नहीं हुआ है, हालांकि उसकी चर्चा होगी और एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होगा, फिल्म होगा, कल्चरल चीज़ें होंगी, और कई भी तरह के जो इकोनॉमिक इनके बातें हैं उस पर भी होगी, जैसे वह स्पेस पे होगी, एनर्जी सेक्टर पे होगी, सीरिया पर भी इन लोगों ने बातें की। क्या सीरिया पे बातें की उसकी अभी खुलासा नहीं हुआ है, या हुआ है तो मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों, संक्षिप्त में ये रहा आज का मेरा वीडियो। जहाँ तक भारत की बात है, अब जानते हैं अच्छी तरह कि भारत की परिस्थितियों का आकलन हम लोग यानी लोक पक्ष के सदस्य जो हमारा संगठन है क्या सोचते हैं, क्या आगे हमारी कार्य नीति और कार्य दिशा होनी चाहिए, इसके बारे में भी तकरीबन आप लोग समझते हैं। यानी एक समाजवादी क्रांति, और एक केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, ताकि हम युद्ध को बंद कर सकें, जो एक तरह से परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, पूरे दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, मजदूरों का गरीबीकरण बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की दिशा में ये एकमात्र रास्ता है। हमारी शिक्षा जो है वो अवैज्ञानिक हो चुका है, वह भी पूरे लोगों को नहीं मिलता है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना महंगा, इतना भयानक हो चुका है कि हमें नहीं मिल पा रहा है। इन सबको खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि आतंकवाद खत्म करने के लिए समाजवाद ही एकमात्र रास्ता है। वह समाजवाद नहीं जो मुलायम सिंह यादव का और दूसरे लोगों का है, जी नहीं, मायावती का है। ये समाजवाद जो है सो वह बकवास है, वह पूंजीवाद का ही एक दूसरा रूप है जो कि जनता को मूर्ख बनाने के रूप में काम आता है। समाजवाद यानी वैज्ञानिक समाजवाद, जहाँ की
पूंजी के अस्तित्व को हम खत्म कर दें, पूंजी का कोई भी मालिक ना रहे, एक आदमी दूसरे आदमी के श्रम शक्ति को खरीद कर उससे मुनाफा ना कमाए, बेशी मूल्य ना पैदा करे, यानी उस आधार को खत्म कर दें जिसके कारण हम एक दूसरे को लूटते हैं और चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, 1% लोग हमारे ऊपर राज्य करते हैं, हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं, एक दूसरे देशों से लड़वाते हैं। और यह पूरे देश की स्थिति, पूरे दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, आप इससे समझ सकते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करें और हमें आपके सहयोग की आशा है, आर्थिक नहीं, इस मुहिम में। धन्यवाद।